हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गोल या दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर। पिछले वीडियो में हम समतल दर्पण को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके थे। समतल दर्पण के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। दोस्तों, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक टुकड़ा होता है, एक भाग होता है। यानी किसी खोखले गोले को आप जब दो भाग में बीच से कट कर देते हैं तो उससे दो प्रकार का दर्पण बनता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों, अवतल दर्पण में क्या होता है, जब किसी गोले को आप बीच से कट कर देते हैं तो दो सतह आपको प्राप्त होता है। तो आप एक जो टुकड़ा आपको प्राप्त होता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण में बाहरी सतह रंगा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण में भीतरी सतह रंगा हुआ होता है। यानी धसा हुआ भाग रंगा होता है उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में उभरा हुआ भाग रंगा होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ये कोई पूरा एक गोला है, सर्कल। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा एक गोला है। अगर आप इस गोले को बीच में से ऐसे कट कर देंगे तो आपको एक इधर का टुकड़ा प्राप्त होगा और एक इधर का टुकड़ा प्राप्त होता है। ये जो बिंदु सी है ये इस गोले का केंद्र है, सेंटर है। तो आप जब इस सेंटर से ऐसे बीचों बीच लाइन खींच देंगे ऐसे या ऐसे, तो आपको ये गोला जो है ये दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा। तो वही है, इधर से टुकड़ा कर दिया गया है तो ये जो टुकड़ा प्राप्त होगा इस टुकड़ा का जो उभरा हुआ भाग है इसको पेंट कर देने के बाद, रंग देने के बाद यह अवतल दर्पण बन जाता है। और उधर का जो टुकड़ा है उसके भीतरी भाग को रंग देने पर वह उत्तल दर्पण बन जाता है। देखिए, ये सेंटर है। इस सेंटर से इस गोले के किसी भी बिंदु पर आप लाइन खींचेंगे तो वह हमेशा लंबवत होगा। यानी ये जो लाइन है इस बिंदु से अगर कहीं भी आप लाइन खींच दीजिएगा इस गोले पर, यहाँ से ऐसे लाइन खींच दिए, ऐसे खींच दीजिए, अगर इस बिंदु से आप जिधर भी लाइन खींचेंगे वह दर्पण के साथ या गोले के इस जो सतह है उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यानी ये जो लाइन है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। आइए देखिए, ये गोले के केंद्र को केंद्र कहते हैं, ये जो बिंदु है। लेकिन अगर हम दर्पण में इसको वक्रता केंद्र कहेंगे, और ये जो बिंदु P है ये ध्रुव है बिंदु P, और ये जो है रंगा हुआ भाग इसको हम परावर्तक सतह कहेंगे। ये जो आपको छोटा छोटा लाइन दिख रहा है ये रंग किया गया है, और ये जो छोटा छोटा लाइन दिख रहा है इसको पेंट कर दिया गया है। और ये जो बड़ा बड़ा लाइन आपको दिख रहा है ये लाइन, इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहा जाता है। तो यही था गोलीय दर्पण। अब देखिए, इस गोलीय दर्पण को हम अलग अलग देखते हैं, अलग अलग पार्ट में। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये जो है ये अब अवतल दर्पण बन गया। इसका अवतल दर्पण में उभरा हुआ भाग देखिए रंगा हुआ है ऐसे बाहरी भाग, और उत्तल दर्पण में देखिए इसका भीतरी भाग रंगा हुआ है, यानी धसा हुआ पार्ट रंगा हुआ है।
ये देखिए यहाँ ये देखिए, यहाँ से कट कर देने के बाद ये टुकड़ा बना, और इधर से इसको कट कर देने के बाद ये टुकड़ा बना। तो इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे और इसको उत्तल दर्पण कहेंगे। ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष है P और C, और ये बिंदु P जो है ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, प्रिंसिपल है, सॉरी पोल है। ये बिंदु जो P है वो ध्रुव है अवतल दर्पण का, ध्रुव को पोल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है प्रधान अक्ष, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहिए। ये भी A और B जो है अवतल दर्पण है, यहाँ A' और B' उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का भीतरी भाग रंगा हुआ है, जबकि अवतल दर्पण में बाहरी भाग रंगा हुआ है, उभरा हुआ भाग। तो यही था गोलीय दर्पण। अब हम एक एक करके इन दोनों को पढ़ेंगे। आप जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो आइए सबसे पहले हम अवतल दर्पण को देखेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण को देखेंगे। देखिए, आप सबसे पहले एक अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाने के लिए एक गोला लेंगे, खोखला गोला, उसको बीच से कट कर देंगे। बीच से कट करने के बाद आपको दो भाग प्राप्त होगा। तो एक भाग, किसी भी एक भाग को बाहर से पेंट कर देना है और दूसरे भाग को अंदर से पेंट कर देना है। तो एक अवतल दर्पण बन जाएगा, एक उत्तल दर्पण बन जाएगा। जिसको बाहर से पेंट कीजिएगा वह अवतल दर्पण कहलाएगा, जिसको अंदर वाला भाग, भीतरी भाग को पेंट कीजिएगा वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। हम पिछले टॉपिक में जाने थे कि गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण कनकेव मिरर और दूसरा उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण को जानेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण को। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अवतल दर्पण में क्या होता है। अवतल दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक खोखला गोला लेना होगा, उसको बीच से कट करना होगा, और कट करने के बाद आपको दो भाग प्राप्त होगा। तो किसी भी एक भाग को बाहर से यानी उभरे हुए सतह को कलर कर देना है, पेंट कर देना है, तो वह अवतल दर्पण बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा गया है कि गोलीय दर्पण का वह भाग या वह टुकड़ा जिसका बाहरी सतह या उभरा हुआ सतह रजतित किया हो या कलई किया हो या रंगा हो, उसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ लिखा गया है गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका बाहरी सतह या बाहरी भाग रजतित किया हो तथा भीतरी सतह धंसा हुआ हो। ये कोई गोला है और इसको ऐसे बीच से कट कर दिया गया है, ऐसे 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 करके बीच से कट कर दिया गया है। और आप जानते हैं ये गोला का केंद्र है, और इस केंद्र से गोले के किसी भी बिंदु पर अगर लाइन खींची जाए, जैसे मान लीजिए आप इस बिंदु से ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, तो यह सतह के साथ, गोले के सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चाहे आप कहीं भी लाइन खींच दीजिए इस पॉइंट से, इस गोले के सतह पर आप इस गोले के सतह के किसी भी बिंदु पर आप एक लाइन खींच दीजिए इस बिंदु से, बिंदु C यानी केंद्र से, तो वह सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी वह समकोण होगा।
जैसे देखिए यहाँ एक लाइन खींचा गया तो यह सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये जो है ये दर्पण के, इसको ध्रुव बोलते हैं P, यानी ये इस लाइन से जहाँ भी रेखा खींचा जाएगा उसको बिंदु P मान लेना है। और यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है, यानी ये जो लाइन है, इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। इसको त्रिज्या कहते हैं। यहाँ R लिखा गया है, रेडियस मतलब त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो चूंकि ये गोला है इसलिए हम इसको गोले का त्रिज्या कहेंगे। लेकिन जब हम दर्पण बनाएंगे, इसका एक टुकड़ा अलग से निकाल कर ले लेंगे तो उसको हम लोग सिर्फ त्रिज्या नहीं, उसको वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा, क्योंकि वह पूरा गोला नहीं होगा, उसका एक टुकड़ा होगा। जब हम अलग इसको करेंगे तो उसको वक्रता त्रिज्या हम कहेंगे। और ये जो केंद्र है ये तो अभी पूरा गोला है, जब इसको काट कर अलग कर दिया जाएगा तो इसको केंद्र नहीं बल्कि इसको वक्रता केंद्र बोला जाएगा। ठीक है, तो ये अभी केंद्र है, लेकिन जब यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे ये वाला पूरा पार्ट को, तो हम इस पार्ट में इस बिंदु को केंद्र नहीं बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। जैसे देखिए ऐसे करके यहाँ से पूरा इस भाग को यहाँ अलग कर लिया गया है। और इसके बाहरी भाग को, यानी ये जो उभरा हुआ भाग है, इसको पेंट कर दिया गया है। ऐसे करके इसको पेंट कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको पेंट कर दिया गया है। और ये जो है केंद्र, इसका ये केंद्र है, इस गोले का, इस पूरा गोले का ये केंद्र है। ऐसे करके अगर डॉट 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 लाइन खींच दीजिएगा तो यह पूरा गोला बन जाएगा। उसी गोले का यह केंद्र है। और आप जानते हैं गोले के केंद्र से, गोले का जो सतह होता है, केंद्र से सतह तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, उसको त्रिज्या कहते हैं। तो वही है यहाँ बिंदु C से P तक का जो बीच का जो दूरी है वो त्रिज्या है। अब यहाँ हम त्रिज्या नहीं बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, क्योंकि यह पूरा गोला नहीं है, इसका गोले का एक टुकड़ा है जिसको कलर करके अवतल दर्पण बना दिया गया है। तो दर्पण में हम उसको त्रिज्या नहीं बल्कि वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इसको। और इसको हम गोले, इस बिंदु को गोले में क्या बोला जाता था, केंद्र। लेकिन अब यहाँ हम केंद्र नहीं बोलेंगे, इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे, क्योंकि यह एक वक्र है, पूरा गोला नहीं है कंप्लीट। इस गोले का एक बस छोटा सा टुकड़ा है, तो इसलिए इसको वक्रता केंद्र कहेंगे। और ये जो है P और C जो लाइन है, यानी वक्रता त्रिज्या कहिए, उसी को हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। बिंदु P से C तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और अगर आप इस लाइन को बिंदु P से C तक का जो लाइन है, जो डिस्टेंस है, उसको दो बराबर भाग में बांट दीजिएगा, तो जो बराबर भाग में जो बिंदु बांटेगा उस बिंदु को ही हम फोकस कहेंगे। ठीक है, ये बिंदु फोकस है इस दर्पण का। ये जो बिंदु है, इस PC जो रेखा है, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये बिंदु F जो है P और C जो रेखा है उसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर PC बटे ये जो है बिंदु F जो है, ये F P और C को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये जो दर्पण है, इसका जो ये मध्य बिंदु है P, ये दर्पण का ये जो P है, ये दर्पण का मध्य बिंदु है। इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को।
ये दर्पण है कोई, यहाँ लिख लीजिए M और N। M और N एक अवतल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु P है और मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। और बिंदु C और P के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या है। और ये बिंदु F फोकस है जो वक्रता त्रिज्या को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। और ये गोले का केंद्र है, जो कंप्लीट गोला था यहाँ, उसी का केंद्र है ये C। तो यही था अवतल दर्पण, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम इस सब के बारे में ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, इस सब के बारे में लिखेंगे। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नोट कीजिए। दोस्तों आइए अब हम उत्तल दर्पण को देखते हैं, यानी कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कन्वेक्स मिरर। दोस्तों अभी इससे पहले हम उत्तल दर्पण को देखें, अब हम दूसरा यानी 2 नंबर उत्तल दर्पण को देखेंगे। तो दोस्तों उसी प्रकार ये भी है। उत्तल दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक खोखला गोला लेना है, उसे 2 भाग में, बराबर 2 भागों में कट करना है। और किसी भी एक भाग को आप अगर भीतरी सतह से, अवतल में क्या होता था कि बाहरी सतह को पेंट करते थे, लेकिन उत्तल में क्या करना है कि भीतरी सतह को पेंट करना है, यानी जो धंसा हुआ भाग होगा उसको पेंट करना है, तो उत्तल दर्पण बनेगा। और बाकी बात सब कुछ उसी प्रकार सेम रहेगा, सिर्फ पेंट उसमें होता था बाहरी भाग और इसमें होगा भीतरी भाग, और कुछ नहीं करना है। और उसी प्रकार होगा त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, सब उसी प्रकार होगा। तो देखिए ये कोई गोला है, ये पूरा, इसको बीच से कट कर दिया गया और इधर वाला भाग ले लिया गया। इधर वाले भाग को अंदर से पेंट कर दिया गया, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे 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 करके इसको पेंट कर दिया गया है अंदर से। और ये बिंदु जो है उसी प्रकार ये केंद्र है गोले का, और इसको बीच से ऐसे कट कर दिया गया है। तो यहाँ से ये पूरा दूरी जो है, ये पूरा दूरी ये त्रिज्या कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे, यानी बड़ी आर से लिखेंगे इसको। यहाँ सिर्फ त्रिज्या बोलेंगे, जिसको छोटी आर से लिखेंगे। उसी प्रकार ये जो गोला है, इसके केंद्र को हम केंद्र बोलेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। उसी प्रकार ये इस बिंदु से जितने भी लाइन खींचे जाएंगे सतह पर, सभी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी समकोण होंगे। वही है, यहाँ देखिए इस भाग को, कटे हुए भाग को, ये जो कटा हुआ भाग है इसको यहाँ ले लिया गया है अलग, और ये अब बन गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये जो है मुख्य अक्ष है P और C, यहाँ P होगा जिसको ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, ये P जो है ये ध्रुव है, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है। और ये फोकस है, ये F जो है ये बिंदु, ये फोकस है जो वक्रता त्रिज्या को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, यानी ये जो P और C है, यानी आप लिख सकते हैं F जो है ना वो P और C को 2 बराबर भागों में बांटता है। और आप जानते हैं कि P और C को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी R, कैपिटल R। तो आप लिख सकते हैं F बराबर R/2, यानी ये जो है
ये जो बिंदु F है ये P और C को दो बराबर भागों में बांटता है और P और C को ही दर्पण का वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो P और F बराबर R/2 होगा। ठीक है। और F और P के बीच यानी फोकस और दर्पण के ध्रुव P के बीच का जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहेंगे। आप एक बात जान लीजिए, दर्पण में जो भी दूरी मापी जाती है वो इसी बिंदु P से मापी जाती है, यानी दर्पण के ध्रुव से दूरी मापी जाती है, चाहे वो वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो या फोकस दूरी हो, कोई भी दूरी दर्पण के इस पोल से ही मापी जाती है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यही था अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका भीतरी भाग यानी धसा हुआ भाग रजतित किया हो यानी कलई किया हो, पेंट किया हो, तथा बाहरी भाग उभरा हुआ हो यानी जहाँ से रिफ्लेक्ट होगा प्रकाश वो भाग उभरा हुआ होना चाहिए, तो हम उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। अगर रिफ्लेक्शन वाला भाग धसा हुआ है तो हम उसको अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इस छोटे छोटे पॉइंट जो है ध्रुव, वक्रता, केंद्र, मुख्य अक्ष, ये सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों आइए अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट, जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, ये सब क्या है, किसको कहते हैं, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। अभी तक हम केवल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को बनाना सीखे थे, उसको पहचानना सीखे थे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसको कहते हैं इसके बारे में जाने थे। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम उनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट है उसको जान लेते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है ध्रुव। दर्पण का ध्रुव हम किसको कहेंगे? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है बताइए, तो आप क्या कहेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, कैसे लिखना है उसको। दोस्तों गोलीय दर्पण आप जानते हैं, चाहे वह अवतल हो या उत्तल हो, एक बड़े गोले का भाग होता है और उस गोले के जो केंद्र है उस केंद्र से सतह पर जो लाइन खींची जाती है, सतह के जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं। यानी आप दर्पण बनाते हैं तो चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दर्पण के मध्य बिंदु जो होगा, एकदम मध्य यानी बीच में जो बिंदु होगा उसी को हम ध्रुव कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक दर्पण है, तो ये जो बिंदु है ये दर्पण का मध्य बिंदु है, इसी को हम क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये पॉइंट दर्पण का मध्य बिंदु है, इसी को ध्रुव कहेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। दोस्तों आप जानते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, टुकड़ा होता है, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये दर्पण बनने से पहले कोई एक गोला का भाग होगा, जैसे ऐसे ऐसे, यह एक गोला का भाग है, कहीं इसका सेंटर रहा होगा। मान लीजिए इस गोले का ये सेंटर है और सेंटर से ये लाइन ऐसे खींच दिया गया।
अब इस गोले को इस गोले के इस भाग को ऐसे रंग दिया गया, तो देखिए यह एक दर्पण बन गया। और ये गोले का, चूंकि ये गोले का केंद्र है, इसी ये गोले का भी केंद्र है और दर्पण का वक्रता केंद्र है। गोले का तो यह केंद्र है, लेकिन दर्पण का इस क्या है, वक्रता केंद्र है। इसको C से लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, तो नोट कीजिए। उसके बाद और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसको भी हम बारी बारी से देखेंगे। दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट को जानेंगे। अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। तो आइए देखते हैं किसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। दोस्तों, आप सब जानते हैं वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों आइए देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले के त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। आप कोई भी दर्पण अवतल या उत्तल दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले एक गोले को लेते होंगे और उस गोला का कोई तो त्रिज्या जरूर होगा। उसी त्रिज्या को हम दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी देखिए, ये कोई गोला है, ये जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये कोई गोला है। इसको काट के यहाँ दर्पण बना लिया गया है। यह एक अवतल दर्पण है, दर्पण बना लिया गया। और ये जो है बिंदु C, ये गोले का केंद्र है। और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है P और C, इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ सिर्फ हम त्रिज्या कहेंगे, लेकिन यहाँ इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा, क्योंकि यह पूरा गोला नहीं है, गोला का सिर्फ एक छोटा सा भाग है, ठीक है। तो इसको हम वक्रता त्रिज्या यानी बड़ी R, वक्रता त्रिज्या को यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को बड़ी R से लिखा जाता है, बड़ी R से निरूपित किया जाता है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को ही हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये तो छोटी सी बात है, ये तो कोई भी समझ सकता है। आप फिगर देख के समझ सकते हैं, बुक में भी आपको देखने को मिलेगा फिगर। क्लास 10th का जो बुक होता है फिजिक्स का, उसमें आपको मिलेगा। तो इसी को हम त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। यहाँ हम सिर्फ त्रिज्या बोलेंगे क्योंकि यह गोला है, लेकिन जब इसको काट के हम दर्पण बना लेंगे तो वहाँ हम त्रिज्या नहीं बल्कि वक्रता त्रिज्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए, बात एक ही है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, मुख्य अक्ष को। तो आइए देखते हैं दोस्तों, गोले का जो केंद्र होता है C, सेंटर जो होता है, वहाँ से सेंटर से ध्रुव यानी P तक का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। यानी गोले के सेंटर से जो उनके बाहरी भाग पर यानी सतह पर जो
रेखा खींची जाती है उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। यानी वक्रता त्रिज्या को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। आप ध्यान से देखिए, चित्र बना हुआ है, आप अगर चित्र को ध्यान से देखेंगे तो वक्रता त्रिज्या ही मुख्य अक्ष है। क्या देखिए, यहाँ ये जो लाइन है ये पूरा गोला है, और ये जो है ये बिंदु C ये गोले का केंद्र है, और केंद्र से गोले की परिधि यानी इसके किसी भी सतह पर जो लाइन खींची जाती है केंद्र से, वो इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और इसी लाइन को हम त्रिज्या कहते हैं। और आप ध्यान से देखिए, ये जो है दर्पण, इस दर्पण का ये केंद्र है, वक्रता केंद्र, और ये बिंदु P जो है दर्पण का ध्रुव है, और ये दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है ये, यानी वक्रता त्रिज्या जो है, उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। आप ध्यान से देखिए, इसी को तो हम पीसी कहते हैं ना, यही तो है पीसी, इसी को पीसी कहा जाता है। आप ध्यान से देखिए इसको, वक्रता त्रिज्या ही मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ परिभाषा भी लिखा गया है, डेफिनेशन भी लिखा गया है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और चित्र को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब तक आप चित्र नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। चित्र को देखे बिना आप नहीं समझ सकते। चित्र को ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जब आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वक्रता त्रिज्या, लगेगा क्या, होता ही है, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष दोनों एक ही है। यानी वक्रता त्रिज्या ही मुख्य अक्ष है या मुख्य अक्ष ही वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको समझना तो अपने से पड़ेगा चित्र को देख करके, हम तो सिर्फ बताते हैं। जब तक आप खुद से चित्र नहीं देखेंगे, खुद से चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। आपको खुद से चित्र बनाना होगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चित्र को बनाइए और ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, और अगला पॉइंट है फोकस। किसी भी दर्पण का फोकस क्या होता है, फोकस किसको कहते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं फोकस क्या है, किसी भी दर्पण का फोकस क्या है। फोकस को इंग्लिश में फोकस ही कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा गया है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें जब दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तन के बाद तो वापस लौटेगी, तो वापस लौटते वक्त मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसी बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। जिस दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजरा, उस दर्पण का उसे फोकस कहेंगे। ठीक है,
जैसे यहाँ देखिए, इसके बारे में जानेंगे अभी थोड़ा देर में। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जानेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ लिखा गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यानी वास्तव में वह मिलती है। अवतल दर्पण में क्या होता है, दर्पण से अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वह वास्तविक होता है, इसलिए यहाँ लिखा गया है मिलती, यानी अवतल दर्पण में वास्तव में वो मिलती है परावर्तन के बाद, और उत्तल दर्पण में वास्तव में नहीं मिलता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ अवतल दर्पण लिखा गया है। अवतल दर्पण में वास्तव में मिलता है। और यहाँ देखिए उत्तल दर्पण लिखा गया है, यानी प्रतीत होता है। यहाँ देखिए लिखा गया है प्रतीत, यानी आभास होता है मिलते हुए, वास्तव में नहीं मिलता है। इसलिए जो है उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का फोकस आभासी या काल्पनिक होता है, और अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। तो यही है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम समझेंगे फोकस दूरी। तब हम फोकस और फोकस दूरी के बारे में डिटेल जानेंगे। तो इसको नोट कीजिए दोस्तों। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फोकस दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव P और दर्पण के फोकस F के जो बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ। यानी किसी भी दर्पण के ध्रुव P, आप जानते हैं दर्पण के ध्रुव को P से लिखा जाता है, इसलिए हम P बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव P और फोकस F जो होता है बड़ी F, फोकस को बड़ी F से लिखा जाता है, जबकि फोकस दूरी को छोटी F से लिखा जाता है। ठीक है, तो वही है, दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। देखिए यहाँ वही लिखा गया है। अब हम इसके बारे में फिगर में समझेंगे, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम फिगर बनाते हैं और उसमें समझेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए दोस्तों। अगला पॉइंट है द्वारक, यानी द्वारक हम किसको कहते हैं। तो दोस्तों दर्पण की जो चौड़ाई होती है, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसकी चौड़ाई को ही हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये छोटा सा पॉइंट था, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम समझेंगे फिगर में क्या होता है। तो इसको नोट कीजिए दोस्तों। अब आइए हम अब फिगर में समझते हैं। अभी तक जितने भी छोटे छोटे पॉइंट को हमने सीखा, अब उसको हम फिगर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये कोई गोला है, ये कोई गोला है। ठीक है, खोखला गोला है। आप मान के चलिए ये 2D फिगर है। ये कोई गोला है, पूरा खोखला गोला, और इसको ऐसे करके बीच में से कट कर देंगे। ये गोले का सेंटर है, ये बिंदु C जो है ये गोले का सेंटर है, और यहाँ से ये जो बीच का दूरी है इसको हम त्रिज्या बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो भी दूरी है इसको भी त्रिज्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ गोले के इस सतह से इस सतह के बीच का जो दूरी होगा उसको हम व्यास बोलेंगे। ठीक है, यानी दोनों त्रिज्या को जब मिला देंगे तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो दूरी होगा उसी को हम व्यास बोलेंगे। ठीक है, अगर इस गोले को बीच से कट कर दिया जाए, काट दिया जाए, ऐसे करके देखिए आप, ऐसे 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 करके काट दिया जाए तो एक टुकड़ा इधर हो जाएगा और एक टुकड़ा इधर हो जाएगा। तो अब हम इधर वाला ये जो टुकड़ा है इसको अलग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये इधर वाला टुकड़ा है, ये यहाँ तक इधर वाला पार्ट है,
और ये जो है ये सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है वही यहाँ पर लिखा गया है सेंटर। और अब हम इस यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का दूरी होगा ये बिंदु P है, जो ये जो पूरा रेखा है इसका मध्य बिंदु है। ये जो गोला का भाग था इस गोले का मध्य बिंदु है ये जो पूरा ऐसे कट है ये कटिंग वाला भाग का मध्य बिंदु है, ये बिंदु P। अब इसको कलर कर देंगे, देखिए ऐसे 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 करके इसको कलर कर दिए। अब यह बन गया अवतल दर्पण। यहाँ लिख दीजिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दोस्तों एक बात जान लीजिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है अपसारी और अपसारी वो हम बाद में जानेंगे। तो ये अवतल दर्पण बन गया और ये बिंदु P जो है अवतल दर्पण का ध्रुव है। ध्रुव हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ आप फिगर में समझिए कि ध्रुव होता क्या है। तो ये जो बिंदु P है इसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। और ये जो बिंदु C है ये पॉइंट यानी इस गोले का जो केंद्र है, इसी सेंटर को, इसी केंद्र को हम दर्पण में वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये सेंटर से पोल तक का जो बीच का जो डिस्टेंस है यानी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव P का जो बीच का जो दूरी है उसी को हम वक्रता त्रिज्या यानी बड़ी R बोलेंगे। और अगर इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, जैसे यहाँ एक पॉइंट है F, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट F है जो P और C को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे फोकस। फोकस के बारे में हम जानेंगे, फोकस होता कैसे है, फोकस बनता कैसे है, उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि ये जो फोकस होता है ये वक्रता त्रिज्या को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये एक अवतल दर्पण है, M और N, M और N। ये इधर वाला पार्ट था, अब हम इधर वाले पार्ट को लेते हैं, देखिए। ठीक है, और ये इसका मध्य बिंदु है, छोटा सा बनाते हैं। ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, और ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है। ये जो सेंटर आपको यहाँ दिख रहा है C, वही वाला C है ये यहाँ, और इसको भी हम त्रिज्या बोलेंगे। ये P है ध्रुव, इसको कलर कर देंगे, इसको देखिए कलर कीजिए। इसको कलर कर दिया गया है। अब यह उत्तल दर्पण बन गया। सॉरी, इसको अंदर से कलर करना है, इसको अंदर से कलर करना है, इसके इंटरनल पार्ट को कलर करना है। ठीक है, ये जो है ये बिंदु जो C है वो गोले का केंद्र है, और ये P जो है ये ध्रुव है। अब उत्तल दर्पण बन गया, यहाँ लिख दीजिए उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम R बोलेंगे। P और C के बीच का जो दूरी होगा वो R होगा। अब आप अवतल और उत्तल दर्पण में डिफरेंस को पहचानिए। इस दर्पण और इस दर्पण के बीच क्या अंतर है उसको आप देखिए ध्यान से। देखने से यह पता चलेगा आपको कि इसमें जो कलर किया गया है वो बाहरी भाग को किया गया है, एक्सटर्नल पार्ट को इसके बाहरी भाग को कलर किया गया है, और इसमें जो कलर किया गया है वो इंटरनल पार्ट को कलर किया गया है, यानी अंदर वाले भाग को। ठीक है,
तो यही कॉमन डिफरेंस है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। तो ये छोटा सा अंतर है, और तो और भी अंतर है जिसके बारे में हम जानेंगे। अब हम जानेंगे कि फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है उसको जानेंगे फिगर में। अब आप जान लिए कि ये जो है बिंदु P, इसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं और इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये जो लाइन है P और C, ये पूरा लाइन जो है इसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। आपको समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं और उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं। ये अवतल दर्पण जो है इस गोले का इधर वाला भाग है। आप चाहें तो इधर वाला भाग लेकर के भी अवतल दर्पण बना सकते हैं, ठीक है, या आप चाहें तो इधर वाला भाग लेकर के उत्तल दर्पण बना सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, उत्तल दर्पण में जो धंसा हुआ पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट, उसको कलर करना है। और अवतल दर्पण में क्या करना है, बाहरी भाग को रंगना है, कलर करना है। इतना ध्यान रखना है, तभी आपका उत्तल और अवतल दर्पण बनेगा। तो यही था, ये एक गोला है, इसको काट देना है बीचों बीच, दो पार्ट में, दो बराबर पार्ट में। उसके बाद कलर कर देना है, तो आपका मिरर बन जाएगा। तो यही था, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम समझेंगे फोकस क्या होता है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है दोस्तों, ये जो है बिंदु C और P, यानी सेंटर से पोल के बीच का जो दूरी होता है, उसी को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। PC क्या है, मुख्य अक्ष है। P और C जो है, यानी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जोड़ने वाली रेखा, ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए, अभी तुरंत हम बोले थे कि वक्रता त्रिज्या ही प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी मुख्य अक्ष है, या आप मुख्य अक्ष को ही वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। यानी दोनों एक ही बात है, मुख्य अक्ष कहिए या प्रधान अक्ष कहिए, मुख्य अक्ष को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। और आप इस फिगर में देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या भी बोल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मुख्य अक्ष भी बोल रहे हैं। तो यही था डिफरेंस। इसको आप ध्यान से देखिए और पहचानिए क्या अंतर है दोनों दर्पण में। तो यही था। उसके बाद हम जानेंगे फोकस क्या होता है। और ये जो है, ये जो फोकस है, फोकस F से ये जो पोल तक का जो दूरी है, इसी को हम फोकस दूरी कहेंगे। फोकस दूरी को छोटी f से लिखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो बिंदु है, ये इसका फोकस हो गया। यानी इस रेखा को दो बराबर भागों में जो पॉइंट बांटेगा, उसी पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। तो ये इसका फोकस हो गया। और फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होगा, इसी को हम फोकस दूरी, छोटी f कहेंगे। तो यही है, लिखिए इसको, उसके बाद हम समझेंगे आगे। दोस्तों आइए अब हम समझते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के फोकस में क्या अंतर है, उसको हम जानेंगे। तो देखिए, ये एक अवतल दर्पण है, इसको रंग करके अवतल दर्पण बना दिया गया है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव है P, प्रिंसिपल, और ये सेंटर है C। अब हम इस दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण लाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, और ये दर्पण से परावर्तित होकर ऐसे परावर्तित हो गया। ये कोई किरण आ रहा है और ये जो है ये परावर्तित हो गया, ठीक है।
तो यह परावर्तन के बाद देखिए मुख्य अक्ष के किस बिंदु से होकर के गुजरा है। जिस बिंदु से होकर के गुजरेगा यानी मुख्य अक्ष को जहाँ पर ये काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं, एफ। फिर से एक बार देखिए, और ये वास्तव में देखिए यहाँ कट कर रहा है, आपको दिख रहा है, ये रियल में यहाँ कट कर रहा है, रियल में इसको टच करके निकल रहा है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। अभी हम देखेंगे, ये एक उत्तल दर्पण है, इसमें भी देखेंगे। पहले आप इसमें समझिए। आप मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और सेंटर C है। यहाँ मुख्य अक्ष P और C जो है मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा है और दर्पण से, ये दर्पण जो है यहाँ से परावर्तित होकर के ऐसे निकल गया। तो देखिए यहाँ मुख्य अक्ष को ये काट रहा है इस बिंदु पर। तो इसी बिंदु को, इसी पॉइंट को इस अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे। यहाँ देखिए वास्तव में ये कट कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वह वास्तविक होता है, लेकिन ऋणात्मक होता है। वास्तविक तो होता है लेकिन ऋणात्मक होता है। अब ऋणात्मक क्या है ये तो आप जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो हम आगे जानेंगे ऋणात्मक क्या होता है। निगेटिव, ठीक है, निगेटिव होता है। इसका जो फोकस होता है ना, सॉरी, फोकस दूरी जो होता है इसका वो निगेटिव होता है। फोकस जो है वो वास्तविक है, रियल है, और उत्तल दर्पण का फोकस वास्तविक नहीं है, आभासी फोकस होता है, उसका काल्पनिक फोकस होता है। इसका फोकस दूरी जो होता है अवतल दर्पण का वो धनात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ आप समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आया और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरेगा उसी बिंदु को दर्पण का फोकस कहेंगे। ये वास्तव में मिलती है, इसलिए हम कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अब हम उत्तल दर्पण में चलते हैं। ये A और B उत्तल दर्पण है। ये जो है A और B, ये M और N मान लीजिए इसको, अवतल दर्पण को, और ये A और B उत्तल दर्पण है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आया और दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे मुड़ गया। उसी प्रकार एक हमें अब इधर मुख्य अक्ष के नीचे से कोई किरण लेकर के जाते हैं, ठीक है। ऐसे कोई किरण आया और ऐसे मुड़ गया। तो अब देखिए ऐसे, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है ये सेंटर है। देखिए अवतल दर्पण का मेन सेंटर तो ये है, लेकिन हम इसको सेंटर इतना ही दूरी, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ही इधर हम मान के चलते हैं, लेके चलते हैं। इधर हम इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि इधर रंगा हुआ सतह है, तो इधर से प्रकाश तो आएगा नहीं, आएगा मतलब परावर्तित नहीं होगा। इधर रंगा हुआ भाग है, तो इधर से हम प्रकाश की किरण को लाएंगे। और देखिए जो परावर्तित किरण है इसी के सीधे में एक डॉट 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 लाइन खींचेंगे, और इसके भी समांतर में, इसके भी सीधे में एक लाइन खींचना है ऐसे करके। देखिए तो ये दोनों लाइन जो है एक बिंदु पर देखिए मिल रहा है। इसी बिंदु को यहाँ वास्तव में नहीं मिल रहा है, ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आया और दर्पण से ऐसे परावर्तित हो गया। वहीं नीचे भी देखिए ऐसे कोई किरण आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि ये रंगा हुआ, भीतरी भाग रंगा हुआ है, तो इधर से तो कोई किरण आ नहीं सकता है, तो इधर से हम किरण लाएंगे। इतना ही दूरी इधर माप के ले लेंगे, उसके बाद इधर से किरण लाएंगे। अब देखिए ये परावर्तित किरण यहाँ क्या हो रहा था कि वास्तव में मुख्य अक्ष से गुजर रहा था, यहाँ मुख्य अक्ष से वास्तव में नहीं गुजर रहा है,
तो इसलिए इसके फोकस को हम आभासी फोकस कहते हैं, काल्पनिक फोकस कहते हैं, क्योंकि ये तो हम एक कल्पना किए। अगर ऐसे प्रकाश आया होता परावर्तन के बाद तो फोकस यहाँ होता, ये हम कल्पना एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में है? नहीं है। इसलिए इसके फोकस को हम काल्पनिक फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यही है, आपको समझ में आया होगा उत्तल दर्पण का फोकस क्या है और अवतल दर्पण का फोकस क्या है। यानी यहाँ जो है परावर्तित प्रकाश जो है मुख्य अक्ष से मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलता है। जबकि आप यहाँ देखिए अवतल दर्पण में यहाँ वास्तव में मिलता है, न कि मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो आपको समझ में आया कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। दोस्तों आइए अब हम कुछ दूरी को समझते हैं, जैसे फोकस दूरी, इस सब को हम समझेंगे। देखिए ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पहचानना आ गया होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये एक अवतल दर्पण है और ये सेंटर है, वक्रता केंद्र है, और इस बिंदु को फोकस कहते हैं और इस बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच का जो दूरी है वो फोकस दूरी है, यानी छोटी एफ। फोकस दूरी को छोटी एफ, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो बीच का जो दूरी है उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला दूरी है सेंटर से पोल तक का जो बीच का दूरी है, यानी वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच का जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को r से लिखा जाता है, जो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दूरी वक्रता त्रिज्या है, और फोकस और पोल के बीच की दूरी जो है उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यही था, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए अब हम अवतल दर्पण के गुण को जानते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ये अवतल दर्पण का पहला गुण है। और दूसरा गुण है अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, जो रंगा हुआ भाग होता है वो भाग उभरा हुआ होता है। यानी आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में उभरा हुआ भाग कलई किया होता है। ठीक है, तो यही तीन गुण है। उसके बाद हम अगले गुण की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप इस तीनों गुण को नोट कीजिए। दोस्तों आइए अब हम अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। अगला गुण है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद अगला गुण है कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी जो होता है वो हमेशा ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, जबकि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है अवतल दर्पण में। ये अगला गुण है। तो यही तीन गुण है, इसको नोट कीजिए। इससे पहले हम तीन गुण को पढ़ चुके हैं, अब दोबारा से ये तीन गुण है, यानी 4, 5 और 6। इससे पहले 1, 2 और 3 गुण हम पढ़ चुके हैं। तो छठा नंबर गुण है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी भी जो होता है भी ये प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। जबकि वस्तु दूरी जो है यानी u जो है u वो हमेशा माइनस में होता है। जो वस्तु दूरी है ना, ये u हमेशा माइनस में होता है।
यानी ऋणात्मक होता है। तो यही था, इसको नोट कीजिए। अवतल दर्पण के यही सब गुण थे। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अवतल दर्पण के उपयोग को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। फिर हम अगले वीडियो में जानेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के क्या क्या यूज होते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं तक रहने देते हैं।